एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 5 मई के करेंट अफेयर्स। तो आज काफ़ी कुछ नया सीखना है। आज हमें रिपोर्ट्स इंडेक्स के ऊपर चर्चा करनी है। भारत की पहली अंडर सी टनल के बारे में हमें बात करनी है जो कि स्टार्ट होने वाली है और बहुत कुछ नया यहाँ पे सीखने को है। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिलेंगी जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकें और वीडियो को आप वहाँ पे रोक कर पूरी हेडलाइंस को पढ़ के करेंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेंगे। और आज की न्यूज़ खास इसलिए भी है क्योंकि आज आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, बेसिकली जो भी इंडियन है सबके लिए एक बहुत ही प्राउड आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। वो क्या है अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मूवमेंट के बारे में अजय बंगा की जो न्यूज़ आई है वो बहुत खास है क्योंकि अजय बंगा बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। 2 जून से अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे और ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के और रिप्लेस करेंगे डेविड मालपास को। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आइए हम पूरी न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। अजय बंगा अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक की 25 मेंबर की कैबिनेट मीटिंग थी उसमें ये फैसला लिया गया है और फैसला लिया गया है कि अजय बंगा जो है वो अगले प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के। 25 में से 24 वोट जो है वो अजय बंगा को गए थे। हालांकि फरवरी में यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने नॉमिनेशन दिया था अजय बंगा का और ये पहले इंडियन अमेरिकन है जो कि हेड बन रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, 2 जून से ये अपना कार्यभार संभालेंगे और फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 सालों का इनका टेन्योर होगा और ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहेंगे। वर्ल्ड बैंक के अलावा ये सीईओ भी रह चुके हैं मास्टर कार्ड के। इन्होंने मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा ही इज सर्विंग एज द वाइस चेयरमैन एट यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक एलपी। तो अभी भी ये यूएसए की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए खास ये हो जाता है कि इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। याद रखेंगे कि अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, जो कि डेविड मालपास को रिप्लेस करेंगे और 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है 2016 में। आइए थोड़ी सी बातें वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट हम करना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, जो लो इनकम या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस करने का काम, उनको लोन देने का काम, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्क हो सके, तो ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने का काम वर्ल्ड बैंक करती है। इन्हें लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। वर्ल्ड बैंक के 2 इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 1944 में 1944 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो ये है रोनाल्डो। सभी को पता है, एक बहुत ही शानदार फुटबॉलर है और अभी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट पब्लिश हुई है और उसमें ये सबसे ज़्यादा पेड एथलीट है, सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आइए न्यूज़ हम पूरा देखेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर 2023। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 के फोर्ब्स के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसी फोर्ब्स की रिपोर्ट में आई है। जब से इन्होंने सऊदी अरेबियन क्लब अल नसार को ज्वाइन किया है उसके बाद ये हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं। 2025 तक ये इस क्लब के मेंबर रहेंगे। 2nd नंबर पे आपको मेसी देखने को मिलेंगे। ओके, चलो अगले पर्सन है शरद पवार जी। ठीक है, एनसीपी के फाउंडर हैं ये। एनसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन जून 1999 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर। ठीक है, तो एनसीपी के फाउंडर
एंड एनसीपी के प्रेसिडेंट थे, पार्टी के अध्यक्ष थे शरद पवार, और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। रेजिग्नेशन देने के साथ साथ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी आत्मकथा को भी रिलीज किया है। तो दो प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि एनसीपी के फाउंडर कौन है, तो शरद पवार थे। इसके अलावा एनसीपी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। और एनसीपी के फाउंडर प्रेसिडेंट शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो लोक माझे संगति, लोक माझे संगति, ये इनकी पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी है शरद पवार जी की। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, शरद पवार जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और देती हूँ कि 4 बार फॉर द फोर्थ टर्म ये मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। अपार्ट फ्रॉम दिस, पवार हैज सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर 4th टर्म। इसके अलावा जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी उस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभालते थे, और जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभालते थे। मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर है, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। तो ये दोनों पोर्टफोलियो भी जो है वो शरद पवार जी पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के समय और मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट के समय संभाल चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें एनसीपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले पर्सन है पीएम प्रसाद। ये है पीएम प्रसाद, इन्हें कोल इंडिया का चीफ बना दिया गया है। ठीक है, पीएम प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। इसके पहले करेंटली सीएमडी के रूप में काम कर रहे थे सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची में, और बीसीसीएल के भी सीएमडी रह चुके हैं 2019 में। यहाँ पे अगर मैं कोल इंडिया के बारे में बात करूँ तो कोल इंडिया का हेड ऑफिस आपको कोलकाता में मिलेगा। 1975 में कोल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ टारगेट सेट किए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम यहाँ पे जो कोल है वो 2023-24 तक हमारा टारगेट है कि हम 1012 मीट्रिक टन कोल को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टारगेट को याद रखना है। अभी हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गई हैं रिपोर्ट्स। इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन राइज बाय ओवर 22% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो रिसेंटली हमारी जो कोल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय, इसने रिसेंटली हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले 5 सालों में भारत में जो कोल का प्रोडक्शन है वो लगभग 22.6% तक इंक्रीज हुआ है। 2018-19 में हमारे देश में जो कोल प्रोडक्शन था वो 728.72 मीट्रिक टन था, और यही फिगर 2022-23 में बढ़कर 893.08 मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम अपने कोल प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, कोल सेक्टर को और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारा टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक हमारे देश का जो कोल प्रोडक्शन होगा वो 1012 मीट्रिक टन होगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे इंडिया की पहली अंडर सी टनल के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको अंडर वाटर मेट्रो के बारे में बताया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, हुगली रिवर में आपका वेस्ट बंगाल में था, चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सी टनल, मतलब समुद्र के नीचे टनल बनाई जा रही है जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर 2023 में स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी? मुंबई में। अरेबियन सी में ये टनल बन रही है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इंडिया की पहली अंडर वाटर सी टनल। ये टनल मुंबई में तैयार हो रही है और ओपन हो जाएगी नवंबर 2023 तक। ये टनल बेसिकली आपका जो मरीन ड्राइव गिरगांव से लेकर अरेबियन सी में मालाबार हिल और फाइनली प्रियदर्शनी पार्क तक ये टनल कनेक्ट होगी। इस टनल की टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 2.07 किलोमीटर है। इसमें से 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडर सी है। अंडर वाटर या अंडर सी आपको 1 किलोमीटर इस टनल का हिस्सा देखने को मिलेगा। बेसिकली जो 45 मिनट का डिस्टेंस है ना आपका गिरगांव से लेके वोल्डी तक का, उसको 10 मिनट में ही कंप्लीट कर सकती है। ये जो टनल है इसका डाया 12.19 मीटर का है। इस टनल को कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? तो इस टनल को कंस्ट्रक्ट करने का काम मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर इस टनल को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओडीएफ प्लस रैंकिंग यहाँ पे रिसेंटली रिलीज की गई है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है।
तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ओडीएफ प्लस रैंकिंग में टॉप किसने किया है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जाएंगे। तो वायनाड जो है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट आपको केरला स्टेट में देखने को मिलेगी। केरला का एक जिला है वायनाड, उसने टॉप किया है स्वच्छ भारत ओडीएफ प्लस रैंकिंग में। पूरी न्यूज़ को हम ज़रा समझ लेते हैं। ओडीएफ प्लस रैंकिंग रिपोर्ट, इसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच ना करना। फ्री आप लोगों को गवर्नमेंट ने टॉयलेट बना के दी है, तो उन टॉयलेट का आप उपयोग करें, ठीक है। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो कि आपकी केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पे पहली ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की। 100% इसने अपने टारगेट को अचीव किया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है, तो 2 अक्टूबर को 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था पूरी कंट्री को क्लीन करना, है ना, पूरी कंट्री को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है इसने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर की है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है मंचिरियाल, एंड थर्ड नंबर पे है अनूपपुर मध्य प्रदेश का, ठीक है। आगे बात करते हैं। पहले ये जो आपका स्वच्छ भारत मिशन था ना, इट इज़ रिफॉर्म वर्जन ऑफ द निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी, और इसी का ही एडवांस या फिर रिफॉर्म किया हुआ वर्जन जो है वो स्वच्छ भारत मिशन है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन मिशन की शुरुआत भी की थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा टारगेट है कि 2024 तक, 2024 तक हर एक घर में टैप वाटर या हाउस होल्ड वाटर फैसिलिटी घर में उपलब्ध हो सके, और वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए अगली बात यहाँ पे रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे कंडक्ट कराया गया। पहली बार ये सर्वे 2011 में कंडक्ट कराया गया था, और इस सर्वे के अकॉर्डिंग कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कैटेगरी में। ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कैटेगरी में किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने टॉप किया है। आइए इस सर्वे को हम पूरा देख लेते हैं। तो रिसेंटली नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022 को रिलीज़ किया गया, और ये रिलीज़ किसने किया है? डीएसटी ने किया है। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इसने हमें बताया कि ओवरऑल कैटेगरी में मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है, फिर तेलंगाना एंड तमिलनाडु है। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव फर्म है। अगर हम बात करेंगे सबसे पिछड़े राज्यों में, है ना, अगर बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा, बिहार और झारखंड ये लोवेस्ट शेयर रखते हैं इनोवेटिव फर्म के, ठीक है। पहला जो सर्वे था वो 2011 में डीएसटी ने कंडक्ट कराया था। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर हम फिनटेक मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो ओवरटेक कर लेगा किसे? यूएसए को। ओवरटेक कर लेगा यूएसए को 2030 तक, और एशिया पैसिफिक रीजन जिसमें इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं, ये लोग सबसे बड़ा फिनटेक मार्केट बन जाएंगे 2030 तक, ऐसा रिपोर्ट में बताया है। आइए इस रिपोर्ट को हम पूरा समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप और क्यूईडी इनोवेटर्स के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और इन्होंने कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो ओवरटेक कर लेगा यूएसए को, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिनटेक या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट बन जाएगा 2030 तक। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फिनटेक 2023 रीइमेजिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये जो आपका एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, ये सारी कुछ बड़ी कंट्रीज आती हैं जो कि फिनटेक मार्केट बन जाएंगे काफ़ी बड़े 2030 तक। चलिए अगली बात यहाँ पे करते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। has recently unveiled a statue of Maratha warrior King छत्रपति शिवाजी महाराज in which country? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में किस देश में मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? सो आंसर हो जाएगा मॉरिशियस। कहाँ पर? मॉरिशियस में,
ठीक है। इस स्टैच्यू को क्रिएट दिल्ली में किया गया था, फिर कंटेनर की मदद से जो है वो इसको ले जाया गया मॉरिशियस और वहाँ पर इस स्टैच्यू को लगाया गया है। इसके अलावा जो सीएम डिप्टी सीएम है देवेंद्र जी, उन्होंने 44 मिलियन का ग्रांट भी जो है मॉरिशियस रुपी में मॉरिशियस को दिया है, मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने के लिए और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक एमओयू भी साइन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ मॉरिशियस एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, दोनों के बीच में, और वेस्टर्न स्टेट और आइलैंड नेशन के बीच में आपका ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक एमओयू भी साइन किया है। अगर मॉरिशियस की कैपिटल देखेंगे तो पोर्ट लुइस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बुलंद भारत। एक्सरसाइज बुलंद भारत रिसेंटली कंडक्ट की गई, कहाँ पर? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा आपका ईस्टर्न थिएटर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतनी ही बातें याद रखनी, किसने कंडक्ट कराई और कहाँ पे कंडक्ट हुई। तो इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड द बुलंद भारत एक्सरसाइज इन द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज ऑफ ईस्टर्न थिएटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अरेबियन ट्रेवल मार्केट एटीएम 2023। तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया था अरेबियन ट्रेवल मार्केट में दुबई में, जो कि 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में दुबई में कंडक्ट किया गया, ठीक है। ये जो एटीएम है ना, मतलब अरेबियन ट्रेवल मार्केट जो है वो ग्लोबल इवेंट है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर इंडिया ने अपना पेवेलियन भी लगाया था, ठीक है, जिसका थीम क्या था? इनक्रेडिबल इंडिया। और इस इनक्रेडिबल इंडिया में भारत के हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रिच कल्चर को शोकेस किया गया था। और इंडिया ने यहाँ पे विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन की शुरुआत भी इस इवेंट में की है, जिससे भारत में टूरिज्म सेक्टर को, पर्यटन विभाग को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो भारत में विजिट करने आए, जिससे हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो सके। चलिए अगली बात करेंगे, IIFT सेलिब्रेट 60th फाउंडेशन डे। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि रिसेंटली कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IIFT जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या IIFT जो है इसको कब बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन कब किया गया था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फाउंडर के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर IIFT काम करता है वो हम देखेंगे। IIFT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, न्यू दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एंड व्यवसाय, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली में है, और इसकी अभी 60th फाउंडेशन डे 60वें नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 2 मई को, क्योंकि इसका फॉर्मेशन 2 मई को हुआ था 1963 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। IIFT एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह भी काम करती है, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह भी काम करती है। और ये बेसिकली एक लीडिंग बिजनेस स्कूल है इंडिया का, जिसका मेन कैंपस तो नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके एडिशनल कैंपस आपको कोलकाता में और काकीनंदा में देखने को मिलेंगे। लेट श्री HD सूरी जो है वो फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल है IIFT के। और IIFT का मोटो क्या है? IIFT का मोटो है एक्सीलेंस इज अ वे ऑफ लाइफ, एक्सीलेंस इज अ वे ऑफ लाइफ, ओके। चलिए अगली बात करते हैं, इंडिया टू बिल्ड हार्बर फॉर मालदीवियन कोस्ट गार्ड। तो मालदीव के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह निर्माण का काम कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। हालांकि ये प्रपोजल बहुत पुराना है, इसके पुरानी जो कहानी है ना बैकग्राउंड में, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। सो इंडिया एंड मालदीव ने लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एकता हार्बर फॉर कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। तो जो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स है, उन कोस्टल गार्ड है, उनके लिए एकता हार्बर की शुरुआत, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई है इंडिया और मालदीव के द्वारा। और फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखा गया है, ठीक है। एक नोबल डॉकयार्ड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, और जिसकी फाइनेंशियल असिस्टमेंट कौन देगा? भारत देगा, मतलब फाइनेंशियल हेल्प भारत करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसकी शुरुआत किसने की थी, एस जयशंकर जी जब विजिट किए थे फेब में 2021 में, तब उन्होंने कहा था कि हम एक सेंटर यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी मालदीव में। क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी? पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ये हुई थी, यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत हो गई थी मालदीव में कि इंडिया को बाहर भगाओ, क्योंकि यहाँ पर एक जो मालदीव में जो हमने एक पेट्रोल वेसल दिया था, एक पेट्रोल वेसल हमारा जो है वो वहां पे पहुंचा था, हमने गिफ्ट किया था बेसिकली मालदीव को, और मालदीव के लोगों ने कहा कि उसमें भारत के जो सैनिक है वो तैनात हैं, और भारत के सैनिक अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वो यहाँ पे हमें रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना था। इसलिए इंडियन आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। लेकिन जब मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोल्ही बनते हैं, उन्होंने इस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को जो है वो बैन कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इसके बाद ये प्रोजेक्ट रुक गया था और फाइनली यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और एक डॉकयार्ड। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकता हार्बर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मालदीव में भारत के असेसमेंट से। रिसेंटली जो मालदीव को भारत ने गिफ्ट किया है वो क्या क्या है? इंडिया ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू मालदीव इन 2020 एंड पेट्रोल शिप इन 2019 में आपकी पेट्रोलिंग शिप भी भारत ने गिफ्ट की थी मालदीव को। इसके अलावा कोस्टल रडार सिस्टम भी माले को गिफ्ट किया गया था 2022 में इंडिया के द्वारा। ओके है, चलिए अगली बात करते हैं। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च पाई चैटबोट? तो पाई चैटबोट किसने लॉन्च किया है? तो एक स्टार्टअप फर्म है जो कि 1 साल पहले ही बनी है स्टार्टअप फर्म, जिसका नाम है इन्फ्लेक्शन एआई। इन्फ्लेक्शन एआई कंपनी के द्वारा रिसेंटली पाई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। पाई का मतलब है यहाँ पे पर्सनल इंटेलिजेंस। पर्सनल इंटेलिजेंस, ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा इनका कहना है। ये जो पाई चैटबॉट है ये हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने में मदद करेगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं है या ऐसा कोई एआई बेस्ड सिस्टम नहीं है कि जो हमारे होमवर्क को सॉल्व कर रहा है, केवल हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेगा। ठीक है, आपका ये चैट बोर्ड है, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपको आंसर देगा। और इसको जो है वो तैयार किया है इन्फ्लेक्शन एआई ने, और इसके को फाउंडर कौन कौन है? गूगल, डीप माइंड एंड लिंक्डइन भी हैं। ओके है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे गीगा चैट के बारे में। तो यहाँ पे चैट जीपीटी तो आपको पता ही है, चैट जीपीटी आपको पता ही है ना, ओपन एआई का है ये। इसके अलावा इसे काउंटर करने के लिए इसके कंपटीशन में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च होते रहे हैं। अब रशिया ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पे चैट जीपीटी को कंपटीशन देने के लिए रशिया ने लॉन्च किया है गीगा चैट। रशिया ने क्या लॉन्च किया है? गीगा चैट लॉन्च किया है। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो रशियाज इसबर बैंक लॉन्च एआई टू कम्पीट विथ चैट जीपीटी। रशियन बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है इसबर बैंक, इसने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है गीगा चैट। ठीक है, और ये कंपटीशन किसको देगा, किसको कम्पीट करेगा? ओपन एआई के चैट जीपीटी को कम्पीट करेगा। गीगा चैट का क्लेम है कि वो यहाँ पे जो रशियन लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेट बहुत इंटेलिजेंटली कर सकता है रशियन लैंग्वेज में और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसा इनका क्लेम है। अगर रशिया की बात करें तो कैपिटल मॉस्को है, रूबल करेंसी है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर प्रेसिडेंट है। और कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, ऐसा कहना है कि यूक्रेन ने ड्रोन से व्लादिमीर पुतिन पर अटैक किया था, ऐसा कहना है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था। जो भी है हम वो बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, जो कि सेशन बड़ा ना हो जाए इसलिए वो सारी न्यूज़ हम कल डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हीट इंडेक्स, बहुत जल्दी भारत अपना पहला हीट इंडेक्स को लॉन्च करने वाला है, ऐसा हमको आईएमडी ने कहा है। इस हीट इंडेक्स के बारे में हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात यह है, यूएई की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मशीन कैन सी 2023 समिट। मशीन कैन सी 2023 समिट को किसने लॉन्च किया है? यूएई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अक्रॉस द रीजन। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, रिलीज की गई है? तो आरबीआई के द्वारा की गई है। और इसकी थीम क्या है? टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, क्योंकि भारत का गोल है कि 2070 तक हम नेट कार्बन एमिशन 0 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी के चेयरमैन है एम
जगदीश कुमार, और यूजीसी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए, और इस पोर्टल का नाम क्या है? CU चयन। ठीक है, इस पोर्टल का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, HDFC बैंक ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका नाम है HDFC बैंक स्मार्ट साथी। तो HDFC बैंक के द्वारा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक स्मार्ट साथी। अब देखिएगा नेपाल, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ACC मेंस प्रीमियर कप जीता है नेपाल ने, और नेपाल जीतने के बाद अब एशियन कप 2023 के लिए क्वालिफाई हो गया है। एशियन कप जो है, अब ये इसका 16th एडिशन खेला जाना है, इसका 16वां संस्करण होना है, सितंबर के आसपास ये खेला जाएगा। वेन्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि वेन्यू डिसाइड किया गया है पाकिस्तान, और यहाँ पे भारत का कहना है कि पाकिस्तान में अगर एशिया कप होगा तो हमारी टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी आप देखेंगे इसके वेन्यू को लेकर। ओके, चलिए अब बात करते हैं हेडलाइंस के ऊपर। ये हमारी हेडलाइंस है, फटाफट मैं रिवाइज करा देती हूँ कि अजय बंगा पहले इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन जाएंगे जून में। फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये फोर्ब्स के द्वारा बताई गई लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट है। एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद पवार जी के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। पीएम प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के नए चीफ होंगे, नेक्स्ट चीफ होंगे। इंडिया की पहली अंडर सी टनल मुंबई में ओपन हो जाएगी नवंबर 2023 में। इंडिया अपना डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में 22% इंक्रीज किया है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है 1012 मीट्रिक टन कोल प्रोडक्शन करना। फिर यहाँ पर ODF रैंकिंग पब्लिश हुई है, और इसमें वायनाड जो कि केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आई है। फिर है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रिपोर्ट पब्लिश, यहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे रिलीज किया गया, और इसमें मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सी है? कर्नाटका है। अगली बात करते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो ओवरटेक कर लेगा USA को 2030 तक, और सबसे बड़ा फिनटेक मार्केट बन जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैच्यू को अनवील किया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा ईस्टर्न थिएटर अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023 UAE दुबई में हुआ, जिसमें भारत का भी पवेलियन था। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया उसका नाम था। अगली बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के 60 साल कंप्लीट हो गए, 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर यहाँ पे मॉलदीवियन कोस्ट गार्ड के लिए एक पोर्ट या एक हार्बर तैयार कर रहा है इंडिया। इन्फ्लेक्शन AI कंपनी के द्वारा पाई चैटबोट को लॉन्च किया गया। इसके अलावा गीगा चैट रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्वर बैंक, उसके द्वारा इस चैटबोट को लॉन्च किया गया है ओपन AI के चैट GPT को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें आज हमने डिस्कस की हैं, छोटी मोटी बातें हैं। आइए अब हम रिवीजन क्वेश्चंस पे देखेंगे। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 161 भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड 56th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन विच कंट्री। तो क्वेश्चन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 56 नंबर की मीटिंग कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे बाफ्टा फेलोशिप किसे दी गई है? तो बाफ्टा फेलोशिप दी गई है मीरा श्याल को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने कंपीट किया है गोल्डन ग्लोब रेस 2022? तो आंसर हो जाएगा अभिलाष टॉमी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप इन द कायरो इजिप्ट? तो यहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मायराज अहमद खान ने गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर स्टार्ट हुई है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? यहाँ पे देखिएगा जो मन की बात मोदी जी की है उसके 100 एपिसोड पूरे हुए हैं, और पूरा यहाँ पे जो 100 एपिसोड हैं उसका यहाँ पे कंक्लूजन बेसिकली इस बुक में है। तो कलेक्टिव स्पिरिट ये पुस्तक किसकी है? शशि शेखर वेम्पति की है, ठीक है, जो कि फॉर्मर CEO रह चुके हैं प्रसार भारती के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रिसेंट में लॉन्च हुई कुछ बुक्स हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इन बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है,
चलो अगली बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? तो थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री इज द रैंक नंबर 1 इन द आईसीसी मेंस टेस्ट एंड T20 टीम रैंकिंग? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है what is the name given to the cyclone that the Indian Meteorological Department predict to hit India's eastern coast? यहाँ पर देखिएगा 6 मई को ऐसा IMD ने प्रिडिक्ट किया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि 6 मई को ईस्टर्न कोस्ट पे एक साइक्लोन हिट करेगा। तो उस साइक्लोन का नाम क्या है? तो उस साइक्लोन का नाम है मोचा। मोजा ही मोजा गाना सुना होगा, मोचा, ठीक है, साइक्लोन मोचा। और ये नाम यमन ने दिया है। किसने दिया है? यमन ने ये नाम दिया है, ठीक है। चलो, तो ये आज के हमारे रिवीजन क्वेश्चंस थे। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किस ग्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ मील ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स? मतलब NDRF और CAPF के मील में कौन सा यहाँ पर ग्रेन इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलो आपको एक हिंट दूं। हिंट ये है कि यूनाइटेड नेशन ने पूरा साल भी इसके नाम डिक्लेयर किया है। तो आई थिंक अब आप आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे, और आंसर तक अगर पहुंच चुके हैं तो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी सारी बातें होंगी कल। तो मिलते हैं कल 7 AM। और सेशन पसंद आया हो तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।